हाय, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बायोग्राफी शेयर करूंगा। नोट ऑल द व्यूज आर फ्रॉम द बुक लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बाय सुशील कपूर एंड नॉट माय ओन व्यूज। सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके एक जीवनकार ने बहुत ठीक ही कहा है कि वह जन्म से ही जमीन से जुड़े थे और सदा जुड़े रहे। उनके पिता झबेर भाई जिला खेड़ा गुजरात के बोरसद तालुका के करमसद गांव में खेती करते थे। झबेर भाई ने भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल होकर अंग्रेजों से लोहा लिया। लक्ष्मीबाई के परास्त होने के बाद उन्हें इंदौर के महाराजा मल्हारराव होळकर ने बंदी बना लिया। एक दिन झबेरभाई महाराजा के पास बंदी की हैसियत से खड़े थे। महाराजा शतरंज खेलने में व्यस्त थे, अतः बंदी और उन्हें लाने वाले सब चुपचाप खड़े थे। महाराजा एक चाल में फंस गए। उन्हें अपनी हार नजर आ रही थी। झबेरभाई भी शतरंज के माहिर खिलाड़ी थे। उन्हें उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने महाराजा को एक चाल सुझाई जिससे पासा पलट गया। महाराजा की हार जीत में बदल गई। वह इतने प्रसन्न हुए कि तुरंत झबेरभाई को रिहा करने का आदेश दे डाला। झबेरभाई सीधे अपने गांव लौटे और अपनी खेतीबाड़ी संभाली। सरदार की माता लाडबाई बहुत धार्मिक विचारों की और सुगढ़ महिला थी। पति की सीमित आय में उन्होंने बड़ी समझदारी से अपनी गृहस्थी चलाई और बच्चों को कभी कोई अभाव महसूस नहीं होने दिया। माता पिता के इन संस्कारों और वंश परंपरा ने सरदार के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहस, अडिगता, संघर्ष करने की शक्ति, सहनशीलता, कठोर परिश्रम आदि यही गुण थे जिनके समावेश ने विकसित होकर उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाया और इतिहास में उनका नाम राष्ट्रीय कर्णधार के रूप में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को काठियावाड़ गुजरात के एक छोटे से नगर नाडियाड में हुआ था। सरदार पटेल कहते हैं, आपस में झगड़ने से शक्ति नष्ट होती है। हमारी संस्कृति की नींव ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर रखी गई है। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा उनके गांव करमसद के प्राथमिक स्कूल में आरंभ हुई। स्कूली पढ़ाई के दौरान ही पटेल का एक और गुण प्रकाश में आया, संघर्ष करने की क्षमता और नेतृत्व करने का गुण। कम उम्र में शादी उन दिनों में आम बात थी। वल्लभ भाई की शादी भी पास के गांव गाना की झबेरबा से 18 साल में उम्र सन 1893 में हो गई। तब झबेरबा की उम्र मात्र 13 साल की थी। मैट्रिक पास करने के बाद वल्लभ भाई ने नाडियाड में एक वकील के सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने उसी वकील से पुस्तकें लेकर खुद भी अध्ययन करना प्रारंभ किया। 3 साल के परिश्रम और स्वाध्याय के बाद उन्होंने वर्ष 1900 में मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। मुख्तार बन जाने के बाद नाडियाड के कई वकीलों ने उनसे अपने साथ काम करने की पेशकश की, लेकिन वह अपना स्वतंत्र काम करने चाहते थे। इसलिए सारे प्रस्ताव ठुकरा कर गोधरा आ गए और वहां अपना खुद का काम जमाने में लग गए। जैसा कि सभी के साथ होता है, अपने सारे परिश्रम और प्रतिभा के बावजूद वल्लभ भाई की वकालत के आरंभिक दिन काफी संघर्षपूर्ण रहे। आरंभ में ही उन्हें कुछ मुकदमों में सफलता मिली। कुल मिलाकर आय सीमित थी, जिसमें मुश्किल से गुजारा हो जाता था। सरदार पटेल कहते थे, एकता का अभाव हमारे सामने विपत्तियां लाएगा। अगर हम मिलकर सबके हित में कार्य नहीं करेंगे तो देश में अंधकार और अराजकता का माहौल बन जाएगा। गोधरा में वकालत करते हुए अभी वल्लभ भाई को 2 साल ही हुए थे, तभी उनके भाई विठल भाई एक मामले में उलझ गए। हुआ यो कि विठल भाई ने बोरसद के एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर जांच शुरू हो चुकी थी। इस बात की पूरी आशंका थी कि अन्य अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी बदले की भावना से विठल भाई को किसी मामले में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर उन्हें किसी और तरह से परेशान कर सकते हैं। ऐसे में वल्लभ भाई ने अपना कर्तव्य समझा
कि वह कठिन समय में अपने भाई के साथ रहे। वल्लभ भाई ने बोरसद आने का दूसरा कारण यह भी था कि उन्हें भी एहसास हो गया था कि गोधरा उनके कार्य के लिए छोटा स्थान है। बोरसद में संभावनाएं कई अधिक है। उन्होंने यहाँ आकर अपना स्वतंत्र कार्यालय बना लिया और अंग्रेज को उनकी समस्या में सहयोग देने के साथ साथ अपने काम में डट गए। वल्लभ भाई की कानून की समझ, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और वकीली चतुराई की ख्याति उनके आने से पहले बोरसद पहुंच चुकी थी। यहाँ आने पर उन्हें जल्दी ही केस मिलने लगे, उनका कामयाबी की चर्चा होने लगी और वकालत दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगी। अद्भुत तर्क शक्ति वकालत में इतनी सफलता का कारण सरदार पटेल जी को अद्भुत तर्क शक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि थी। 11 जनवरी 1909 को उनकी पत्नी स्वर्ग निधार सिधार हो गई। वल्लभ भाई जी को तुरंत तार द्वारा इस दुखद घटना की सूचना दी गई। वल्लभ भाई पटेल जी को जिस समय पत्नी के निधन का तार मिला, वह एक हत्या के मामले में जिरह कर रहे थे। उन्होंने तार पढ़कर जेब में रख लिया और अदालत में अपनी जिरह जारी रखी। आखिर यह एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल था। जो चला गया वह लौटकर आने वाला न था। जिसे बचाया जा सकता था उसके लिए प्रयास करना एक वकील का पहला कर्तव्य था। वल्लभ भाई अपनी आंतरिक व्यथा का विषपान चुपचाप कर गए। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भावना से कर्तव्य ऊंचा है। सरदार पटेल अगस्त 1910 में बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। वल्लभ भाई एक सीमित रकम लेकर इंग्लैंड में पढ़ने आए थे, इसलिए अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने हर तरह की किफायत से काम किया। उनके बोर्डिंग हाउस में से कॉलेज करीब 12 मील की दूरी पर था, लेकिन बचत करने के उद्देश्य से वह हमेशा पैदल चलकर वहां आते जाते थे। वह सुबह जल्दी चल पड़े ताकि प्रातः 9 बजे पुस्तकालय खुलने तक वहां पहुंच जाए। लंदन की चमक दमक, वहां के आधुनिक जीवन के विलास उनका कोई वास्ता न था। वह विद्यार्थी थे और विद्याध्ययन ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। विद्यार्थी होने के साथ साथ वह पूर्ण भारतीय भी थे। उन्होंने अपने स्वदेशी संस्कारों को बनाए रखा और मनोयोग से पढ़ाई में जुटे रहे। अपने अध्ययन का मुख्य स्रोत वल्लभ भाई ने पुस्तकालय को बनाया। एक तो इससे कानून की महंगी किताबों का खर्च बचता था, दूसरे वहां पर प्रकार की किताबें बहुतायत में उपलब्ध थी। पुस्तकालय का वातावरण भी अध्ययन के लिए बोर्डिंग हाउस से बेहतर था। लिहाजा वह प्रताप पुस्तकालय खुलने के समय पर ही वहां पहुंचते और अध्ययन के लिए जितना भी समय मिलता सब वही बिताते। खाने पीने का आसपास जो कुछ सादा स्वच्छ मिलता उस पर गुजारा करते। पुस्तकालय बंद होने से पहले वह कभी वहां से नहीं हटते। वल्लभ भाई ने जून 1911 में बैरिस्टरी की परीक्षा पास की। किसी भारतीय के इस तरह सफल होने का यह पहला और एकमात्र उदाहरण था। इंग्लैंड में बसने वाले भारतीयों की खुशी का ठिकाना न रहा। चारों तरफ से बधाई देने वालों का तांता लग गया। अंग्रेज आमतौर पर भारतीयों को हर लिहाज से अपने से पिछड़ा हुआ समझते थे। सरदार की सफलता के समाचार वहां तक दैनिक समाचार पत्रों में छपे तो वे भी कम प्रभावित न हुए। दूसरों की प्रशंसा करने का गुण भी इस कौम ने प्रदर्शित किया। कई अंग्रेजों ने खुले दिल से उनकी प्रशंसा की और बधाई दी। बैरिस्टर बनने के बाद वल्लभ भाई 13 फरवरी 1913 को स्वदेश लौटे। मुंबई पहुंचने के पर उन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर बेसिल स्कॉट से भेंट की। सर बेसिल ने उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें न्यायाधीश का पद देने की पेशकश की, लेकिन पटेल ने यह कहकर विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि उनका इरादा अपनी खुद की वकालत करने का है। सरदार के बड़े भाई विठल भाई बंबई में वकालत करते थे। मुंबई उस जमाने में भी महानगरी थी जो वल्लभ भाई जैसे इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास किए वकील के लिए बहुत उपयुक्त थी, पर उन्होंने मुंबई से अपेक्षा अपनी वकालत के लिए अहमदाबाद को चुना। इसका कारण शायद यह रहा होगा कि अहमदाबाद से उनका पैतृक गांव करमसद जिला खेड़ा लगभग 50 मील की दूरी पर ही था। खेड़ा की सेशन अदालत भी अहमदाबाद में ही थी।
कदाचित वल्लभ भाई चाहते थे कि उनकी बैरिस्ट्री का योग्यता का लाभ खेड़ावासियों को भी मिलना चाहिए। इसके अलावा उनके बहुत से पुराने मवक्किल भी आसपास से ही थे। इससे उन्हें अहमदाबाद में वकालत जमाने में सुविधा रहती। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनके आने से पहले उनकी ख्याति भारत पहुंच चुकी थी। भारत लौटने पर गांधी जी का समुचित स्वागत सम्मान हुआ, लेकिन बाद में उनके अनन्य भक्त बनने वाले वल्लभ भाई पटेल उस समय उनके व्यक्तित्व या विचारों से कतई प्रभावित न हुए। सन 1917 के आरंभ में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली और चारों ओर इस जानलेवा रोग के कारण आतंक का वातावरण फैल गया। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और महामारी से राहत दिलाने के कार्यों में जुट गए। यह कोई मामूली बात न थी, इसमें जान का खतरा था, लेकिन सार्वजनिक हित के आगे वल्लभ भाई ने अपनी निजी सुरक्षा को चिंता नहीं की। इससे उनके अंदर अपने लोगों के कष्टों को दूर करने को जो भावना थी उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला। हृदय परिवर्तन। सन 1917 में एक निर्धन किसान राजकुमार शुक्ला की गुहार पर गांधी जी चंपारण बिहार के किसी की व्यथा कथा सुनने वहां पहुंचे। वहां नील की खेती करने वाले किसान का गोरे साहबों और उनका समर्थन करने वाली सरकार द्वारा घोर शोषण हो रहा था। गांधी जी ने इस अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह छेड़ा तो उसके समाचार देश भर के लिए अखबारों में प्रकाशित हुए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के छेड़े आंदोलन की खबर तो वल्लभ भाई को थी। अपने देश में भी अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध संगठित संघर्ष करने के लिए उनके साहस और तौर तरीके से वह बहुत प्रभावित हुए। इस एक घटना ने महात्मा गांधी के प्रति वल्लभ भाई की राय को पूरी तरह बदल दिया। बेगार की समस्या। सरकारी अफसर जब किसी गांव के दौरे पर आते थे तो उनकी खातिरदारी का सारा जिम्मे गांव वालों पर होता था। वे जिससे चाहते मनमानी काम लेते। यह सब बेगार कहलाती थी, क्योंकि इसके लिए किसी तरह का कोई भुगतान नहीं किया जाता था। अब तक होम रूल लीग का गठन हो चुका था। इसके सदस्यों ने अन्य बातों के साथ बेगार की भी विरोध किया। गोधरा में हुए गुजरात सभा के अधिवेशन में बाकायदा एक प्रस्ताव में पास करके बेगारी बंद करने की मांग की गई थी। खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण के बाद देश में जो दूसरा महत्वपूर्ण सत्याग्रह आरंभ हुआ वह खेड़ा था। सन 1917 तक भयंकर वर्षा के कारण खेड़ा में फसलों बर्बाद हो गई थी और कृषि पर आधारित किसानों में भूखमरी की नौबत आ गई थी। पहले के मुकाबले 25% भी फसल न हुई तो ब्रिटिश सरकार के लिए लगान वसूल करने का कोई औचित्य नहीं बनता था। ऐसे में उसने एक चालाकी चली। लगान वसूली के लिए झूठे आंकड़े इकट्ठे किए और उनके दम पर किसानों से जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। पश्चिमी पहनावा छोड़ा। किसान आंदोलन का नेता और सूट बूट टाई में यह तो हो ही नहीं सकता था। फिर गांधी जी के साहचर्य ने वल्लभ भाई को स्वदेशी का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। उन्होंने बड़े चाव से अपना शानदार पश्चिमी पहनावा त्याग दिया और खादी का धोती कुर्ता पहनकर खेड़ा के समर प्रांगण में कूद पड़े। गांधी जी ने किसानों का आह्वान किया कि वे सरकारी आदेश की अवहेलना करके लगान न दे। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को आंदोलनकारी किसानों के सामने झुकना पड़ा। उसने मान लिया कि जो किसान लगान देने की स्थिति में है केवल उनसे ही लगान वसूल किया जाएगा, बाकियों को लगान माफी दी जाएगी। यही सत्याग्रहियों की मांग भी थी। संघर्ष सफल रहा और आंदोलन इसके साथ ही समाप्त कर दिया गया। शुरुआत बारडोली से। वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी से पूर्णतः सहमत थे कि सरकार की ऐसी हट निर्धर्मिता का जवाब असहयोग आंदोलन से ही दिया जा सकता है। गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत के लिए गुजरात में बारडोली को ही चुना। आंदोलन आरंभ हुआ तो देश भर से बड़े जोश के साथ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। देखते ही देखते यह बड़ी तेजी से फैला और अपने सारे हथकंडों और
वह जोर जबरदस्ती के बावजूद सरकार के लिए उसे दबाना असंभव हो गया। विदेशी वस्त्रों की होली। अपने उपनिवेशों को अंग्रेजों ने अपनी मीडिया मंडिया भी बना रखा था। गांधी जी ने आह्वान किया कि लोग विदेशी वस्त्रों की होली जलाए, भविष्य में विदेशी वस्त्र न पहनने का व्रत ले और स्वदेशी अपनाए। इससे एक तो स्वदेशियों को होने वाला मोटा मुनाफा बंद होता, दूसरे स्वदेशी अपनाने से भारतीय हथकरघा उद्योग को सहायता मिलती। अहमदाबाद में लोगों ने यह दिन वल्लभ भाई के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकालकर मनाया। अथक परिश्रमी वल्लभ भाई ने संघर्ष का बीड़ा उठाया तो दिन रात एक कर दिया। वह गांव गांव जाते, किसानों को उत्साह बढ़ाते, उनके साथ ही बैठते उठते, खाते पीते, उन्हीं की भाषा में उन्हें संबोधित करते, वैसे ही उदाहरण देते जो उनकी समझ में आए। बहिष्कार की परिभाषा। उन्होंने आंदोलनरत किसानों से आग्रह किया कि वे अहिंसक बहिष्कार करें, हिंसक नहीं। अपनी बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने समझाया कि किसी अवांछित व्यक्ति से सहायता न लेना अहिंसक बहिष्कार है, लेकिन उसकी सेवा न करना हिंसक बहिष्कार है। किसी बहिष्कृत को यह भोजन के लिए न जाना अहिंसक बहिष्कार है, लेकिन अगर वह बीमार पड़ जाए तो उसकी सेवा न करना, यह अगर दुर्भाग्य से एक परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो संवेदना प्रकट करना या अंतिम क्रिया में सहायता न करना हिंसक बहिष्कार माना जाएगा। उनके कहने का आशय यही था कि बहिष्कार करो पर किसी के प्रति निष्ठुर मत बनो। बारदोली आंदोलन कई दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व रखता था। वह रणक्षेत्र था जिसमें ब्रिटिश सरकारी जोर जुल्म के उत्तर में सत्याग्रह के वस्त्र का प्रभावी परीक्षण हुआ और सारे संसार ने देखा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले निहत्थे आंदोलनकारियों को शासकीय बर्बरता से कुचला नहीं जा सकता। केवल 2 सप्ताह के भीतर ही जिस तरह आंदोलन को विफल बनाने पर कमर कस चुकी ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े, वह संगठित अहिंसक जनसंघर्ष की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में बारदोली सत्याग्रह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे देश ने इस सत्याग्रह के तरीके और इसके परिणाम को बड़ी दिलचस्पी से देखा। बारदोली ने देश भर में स्वाधीनता के नए लिए आंदोलन करने को आतुर जनमानस में आशा व विश्वास का संचार दिया और भविष्य में होने वाले देशव्यापी स्वाधीनता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। बारदोली आंदोलन का एक बड़ा और लाभ यह हुआ कि सरदार पटेल इसमें से न केवल विजेता बनकर उभरे, बल्कि वह एक राष्ट्रीय स्तर के जननायक भी बने। उनकी एक जनसभा में किसी ने उच्च स्वर में यह कह दिया कि वल्लभ भाई हमारे सरदार है। इसके साथ ही सरदार पटेल की जय के गगनभेदी नारों से उपस्थित विशाल जनसमूह ने उस उक्ति का अनुमोदन किया। तब से सरदार की सम्मानित उपाधि वल्लभ भाई के नाम के साथ सदा के लिए जुड़ गई। 15 अगस्त 1947 को देश स्वाधीन हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके पहले प्रधानमंत्री बने और सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री। वैसे तो सैकड़ों साल से पराधीन रह चुके देश के सामने समस्याओं का कोई अंत न था, लेकिन 3 प्रमुख चुनौतियां थी जिन पर गृह मंत्री की हैसियत से सरदार पटेल जी को अविलंब ध्यान देना था। दंगों से ग्रस्त देश में कानून व्यवस्था बहाल करना, देशी रियासतों की समस्या सुलझाना और शरणार्थियों का पुनर्वास उस समय की मुख्य चुनौतियों था। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ सटे होने के कारण कश्मीर की स्थिति बड़ी संवेदनशील थी। महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र रखने की नीयत से दोनों देशों के साथ संपर्क बनाए रखने और दोनों में से किसी के साथ भी विलय न करने की नीति अपनाई। दुर्भाग्यवश उन्होंने इस बात का आभास तक न हुआ कि पाकिस्तान बगल में छुरा छिपाकर उनसे बात कर रहा है। जब नवनिर्मित पाकिस्तान के नेताओं को विश्वास हो गया कि महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो और उन्हें भारत से सुरक्षा मिलने की कोई संभावना नहीं है, उन्होंने बड़ी संख्या में कबायलियों को उस्काकर
कश्मीर पर हमला करवा दिया। यह सीमावर्ती कश्मीर को हड़पने की उनकी चाल थी। अब महाराजा की आंख खुली। देखते देखते हालात इतने खराब हो गए कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। कबाइलियों ने लूटमार बलात्कार का बाजार गर्म कर रखा था। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पाकिस्तानी सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था। जब कबाइलियों ने आधे कश्मीर पर अधिकार कर लिया तो महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार की। सरदार पटेल जी ने तय किया कि महाराजा को तभी सहायता दी जा सकती है जब वे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें। महाराजा के पास ज्यादा सोच विचार का टोल मटोल करने का समय न था। उन्होंने तुरंत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय सेनाओं को महाराजा की सहायता के लिए अविलंब विमान से कश्मीर भेजा गया। उन्होंने वहां पहुंचते ही कबाइलियों को पीछा खदेड़ना शुरू कर दिया। सरदार पटेल चाहते थे कि पूरे जम्मू और कश्मीर को कबाइलियों से मुक्त करा दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश कश्मीर का मामला पंडित नेहरू के पास था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आशंका से दूर युद्ध विराम करा दिया और कश्मीर की समस्या सदा के लिए उलझ गई। आज भी लोग याद रखते हैं कि यदि हैदराबाद की तरह कश्मीर समस्या को हल करने का काम भी वल्लभ भाई पटेल जी के पास होता तो वह इस समस्या को भी अपने कौशल से हैदराबाद की तरह ही सुलझा लेते। 13 नवंबर 1947 को वल्लभ भाई पटेल सौराष्ट्र के दौरे पर गए तो उन्होंने सोमनाथ के ऐतिहासिक मंदिर की दुर्दशा अपनी आंखों से देखी। दरअसल सन 1024 में महमूद गजनवी के मंदिर को लूटने व तहस नहस करने के बाद से ही उनके जीर्णोद्धार की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई थी। वल्लभ भाई ने तत्काल मंदिर के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया और राष्ट्र के राज प्रमुख की अध्यक्षता में कई कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया था। 15 दिसंबर 1950 को उन्हें दिल का एक भयंकर दौरा पड़ा और उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। वल्लभ भाई के निधन का दुख समाचार मिलते ही सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन गाथा और संघर्ष गाथा के बिना भारतीय स्वाधीनता संग्राम एवं राष्ट्र निर्माण की कथा आधी अधूरी और बेरंग सी रह जाएगी। जब कभी राष्ट्र की याद त्याग और तपस्या की बात आएगी तब सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का याद किया जाएगा। इसी के साथ हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।